नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती विधायकों को एकजुट रखने और मुख्यमंत्री का चयन करने की है। इसके लिए शिमला में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में कांग्रेस पर्यवेक्षकों के पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की। इन कार्यकर्ताओं की मांग है कि कांग्रेस हाईकमान प्रतिभा सिंह को ही राज्य का नया सीएम बनाए। वहीं इस बीच हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यपाल से मिले और उन्होंने कांग्रेस विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंपी। मालूम हो कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में सबसे पहला नाम मंडी से कांग्रेस की सांसद और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का आता है। प्रतिभा सिंह के अलावा मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का भी नाम है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद राज्य में मुख्यमंत्री कौन होगा, कांग्रेस इसके लिए माथापच्ची कर रही है। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और मंडी लोकसभा सीट से सांसद प्रतिभा सिंह का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। लेकिन प्रतिभा सिंह के संसदीय क्षेत्र मंडी में कांग्रेस बुरी तरह हारी है। मंडी संसदीय क्षेत्र की 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस को हार मिली है। ऐसे में सवाल ये है कि मुख्यमंत्री पद पर प्रतिभा सिंह का दावा किस तरह मजबूत बैठता है, क्योंकि वो अपने संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस को नहीं जिता सकी हैं। बता दें, प्रतिभा सिंह ने पिछले साल नवंबर में हुए मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन वो विधानसभा चुनाव में यहाँ की सीटों पर कांग्रेस को जिता नहीं सकी हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक धर्मपुर सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। ऐसे में समझा जा सकता है कि मंडी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन कितना निराशाजनक रहा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत गई है, लेकिन अब मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं। सबसे बड़ी दावेदारी हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह की है। इसको लेकर उन्होंने अहम बयान भी दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई से प्रतिभा सिंह ने कहा कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है, लेकिन क्या वीरभद्र सिंह के परिवार और उनकी विरासत को नजरअंदाज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में हूँ, लेकिन हमने ये चुनाव स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के नाम पर जीता है। आप उन्हें और उनके परिवार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश चुनाव में 25 सीटें जीतने वाली भाजपा को अगर मंडी को छोड़ दिया जाए तो शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा इलाकों में करारा झटका लगा। भाजपा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सबसे बड़ा झटका ये रहा कि पार्टी उनके पैतृक हमीरपुर जिले की 5 में से एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत सकी। अनुराग ठाकुर के पिता और 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके प्रेम कुमार धूमल को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया था। हालांकि अनुराग ठाकुर ने चुनाव के लिए हिमाचल में काफ़ी प्रचार किया और हमीरपुर जिले में बड़े पैमाने पर प्रचार किया था, लेकिन वो बुरी तरह से फेल रहे। हालांकि मौजूदा बीजेपी में सारे चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही लड़े जाते हैं। वो नगर निगम से लेकर विधानसभा और लोकसभा में भी वोट मोदी के चेहरे पर ही मांगते हैं। हालांकि जहां जीतती है पार्टी उसका श्रेय पीएम मोदी को जमकर दिया जाता है, लेकिन जहां हार मिलती है वहां हार का ठीकरा स्थानीय नेताओं पर फोड़ना शुरू हो जाता है। शुरुआत ऐसा करने की मीडिया का एक बड़ा वर्ग करता है। हिमाचल में भी पीएम मोदी ने जमकर चुनाव प्रचार किया था और वोट भी अपने ही नाम और चेहरे पर मांगा। मोदी ने 12 नवंबर को हुए चुनाव से पहले सोलन में एक रैली में कहा भी था, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि भाजपा का उम्मीदवार कौन है, ये कोई भी हो सकता है, बस कमल को याद करो। वोट डालते समय कमल का फूल दिखे तो समझो ये बीजेपी है, ये मोदी है जो आपके पास आया है। कमल के फूल के लिए आपका एक एक वोट आशीर्वाद के रूप में सीधे मोदी के खाते में जाएगा। बता दें, ये चुनाव मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया था, लेकिन हार की जिम्मेदारी के लिए अब बाकी नेता ढूंढे जा रहे हैं। महाविकास आघाड़ी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने और महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को हल्के में लेने का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ 17 दिसंबर को मुंबई में एक बड़ा मोर्चा निकालने का ऐलान किया है, जिसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उनके पद से हटाने की प्रमुख मांग रखी जाएगी। इसके साथ ही कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा मुद्दे को भी बड़े जोर शोर से उठाने की योजना महाविकास आघाड़ी ने बनाई है। साफ है कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद और छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का मामला थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की जरूरत है, ताकि उन्हें ये मालूम पड़े कि विपक्ष कितना ताकतवर है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर चल रहे गतिरोध को लेकर भी मौजूदा सरकार पर हमला बोला।
ठाकरे ने कहा कि कर्नाटक की सरकार हमारे राज्य के गांव और जिलों पर अपना हक जता रही है, लेकिन महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। ठाकरे ने कहा कि ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में कोई सरकार ही नहीं है। कर्नाटक में महाराष्ट्र की बसों में तोड़फोड़ हो जाती है और महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस कुछ नहीं कर पाते हैं। आज विपक्ष के जबरदस्त विरोध और हंगामे के बीच राज्यसभा में समान नागरिक संहिता निजी विधेयक पेश किया गया। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इसको पेश किया, जिसको हंगामे के बीच 23 के मुकाबले 63 मत से पारित किया गया। इस बीच कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध किया। उन्होंने कहा यह देश में मौजूद सामाजिक ताने बाने और विविधता में एकता को नष्ट कर देगा। हालांकि विधेयक को वापस लेने की मांग करने वाले विपक्षी नेताओं की मांग के बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने डिवीजन का आह्वान किया और विधेयक को पेश करने का प्रस्ताव 23 के मुकाबले 63 मतों से पारित कर दिया। सरकार और न्यायपालिका के बीच कॉलेजियम सिस्टम को लेकर चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने संसद को बताया है कि अभी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी को फिर से लागू करने की उसकी कोई योजना नहीं है। बता दें, एनजेएसी को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके तहत न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में सरकार का भी हस्तक्षेप होगा। एनजेएसी में 6 सदस्यों का प्रस्ताव था। देश के चीफ जस्टिस को इस कमीशन का प्रमुख बनाने की बात कही गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जजों, कानून मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 2 जानी मानी हस्तियों को बतौर सदस्य शामिल करने की बात थी। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में इस फैसले को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और माकपा के जॉन ब्रिटास ने सवाल किया, क्या सरकार के पास उपयुक्त संशोधनों के साथ एनजेएसी को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव है? कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक लिखित जवाब में कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र की प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब वो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर न्यायपालिका के साथ गतिरोध में है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत 12 दिसंबर 2018 को हुए कॉलेजियम की बैठक के विवरण का खुलासा करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने कॉलेजियम की उस बैठक का ब्यौरा मांगा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों की पदोन्नति पर कथित तौर पर कुछ फैसले किए गए थे। याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि चर्चा को जनता के सामने नहीं लाया जा सकता है और केवल कॉलेजियम के अंतिम फैसले को वेबसाइट पर अपलोड करना काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल अंतिम फैसले को ही निर्णय माना जा सकता है। जिस पर भी चर्चा की जाती है वो सार्वजनिक डोमेन में नहीं होना चाहिए, वो भी आरटीआई अधिनियम के तहत। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मांग की है कि रामपुर विधानसभा सीट पर फिर से चुनाव कराया जाए। बता दें, रामपुर सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने जीत हासिल की है, जबकि सपा के उम्मीदवार आसिम राजा को हार मिली है। रामपुर को आजम खान का गढ़ माना जाता है और आजम इस सीट से 10 बार विधायक रह चुके हैं। रामपुर सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान भी समाजवादी पार्टी और आजम खान ने पुलिस प्रशासन पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया था और चुनाव आयोग से दखल देने की मांग की थी। अखिलेश यादव ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ये नहीं चाहती थी कि आजम खान रामपुर सीट से चुनाव जीते, इसलिए सरकार ने रामपुर में इतनी फोर्स लगाई कि लोग वोट नहीं डाल पाए। उन्होंने कहा कि रामपुर सीट पर लोकसभा के उपचुनाव के दौरान भी प्रशासन ने वोट नहीं डालने दिया। बताना होगा कि कुछ महीने पहले हुए रामपुर लोकसभा के उपचुनाव में भी बीजेपी को जीत मिली थी। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन बूथों पर समाजवादी पार्टी को हमेशा ज्यादा वोट मिलते थे, वहां पर इस बार ज्यादा फोर्स लगा दी गई। उन्हें संवेदनशील घोषित किया गया। लोग जब बाहर निकले तो उन्हें पीटा गया और घर में बंद कर दिया गया। कई लोगों के हाथ तोड़ दिए गए और गाली गलौज की गई। उन्होंने कहा कि अगर इन बातों को चुनाव आयोग नहीं देखेगा तो हम किस पर भरोसा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर कार्रवाई करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा गया है कि रामपुर में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है और प्रशासन और पुलिस ने मिलकर चुनाव हराया है और फिर से चुनाव होना चाहिए। मोरबी हादसे के बाद पीएम मोदी के दौरे पर 30 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा करने वाले ट्वीट को साझा करने के बाद गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेता साकेत गोखले को इस मामले में बेल मिल गई, लेकिन गुरुवार शाम जब वो जमानत के बाद एयरपोर्ट जा रहे थे तब उनको मोरबी पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि गुजरात पुलिस साकेत गोखले को जमानत मिलने के बाद भी परेशान कर रही है। उन्हें 8 दिसंबर 8:45 पर फिर से गिरफ्तार किया गया। वो अहमदाबाद के साइबर पुलिस स्टेशन से निकल रहे थे। पुलिस टीम उन्हें बिना किसी नोटिस या वारंट के गिरफ्तार कर रही है और उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जा रही है। ये निंदनीय है। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित शासकीय लॉ कॉलेज में विवादास्पद किताब मामले का पटाक्षेप हो गया। जांच के बाद राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज के प्रिंसिपल और एक सहायक प्राध्यापक को सस्पेंड करने के साथ 3 विजिटिंग फैकल्टी को बर्खास्त कर दिया।
बर्खास्त तीनों विजिटिंग फैकल्टी पर प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में लाइफ टाइम प्रतिबंध लगा दिया गया। बता दें, इंदौर लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में लेखक डॉक्टर फरहद खान की किताब सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति रखे जाने को लेकर विवाद हुआ था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP ने इस मामले को उठाया। उसकी अगुवाई में कॉलेज के छात्रों ने 2 दिसंबर को प्रदर्शन किया। ABVP का आरोप था कि कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर धार्मिक कट्टरता फैला रहे हैं। पुलिस में शिकायत करते हुए संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। विवाद सामने आने के बाद पुलिस ने प्रिंसिपल और सहायक प्राध्यापक सहित आधा दर्जन शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। उच्च शिक्षा विभाग ने पूरे मामले पर जांच बैठाई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।